हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज का टॉपिक बिना किसी टाइम वेस्ट के हम लोग शुरुआत करते हैं। दैट इज टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस। ये हम आज पढ़ने वाले हैं। तो रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस के टर्म में हम लोग देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसको यहाँ लिख लेते हैं। हमने अभी तक जो पुराने वीडियोस हैं आप उनको देखिएगा कि जिसमें हमने रेजिस्टेंस को फाइंड आउट किया है, रेजिस्टेंस को इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टिविटी फाइंड किया है, और रेजिस्टेंस को हमने फाइंड आउट किया हुआ है इन टर्म्स ऑफ पुटिंग इट्स वैल्यू ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्योंकि हमें करंट चाहिए था। करंट के अंदर अंदर हमने करंट को ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म में प्रूव किया और उसकी वैल्यू को रखा। तो R इक्वल्स टू वी बाई आई, ये हमने पढ़ा हुआ रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस इक्वल्स टू R इक्वल्स टू रो लेंथ ऑफ द मेटल कंडक्टर एंड द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द मेटल कंडक्टर। तो हमने इसी में जब रेजिस्टिविटी को पढ़ा था और उसको सॉल्व किया, रेजिस्टिविटी को प्रीवियस वीडियोस में आप चेकआउट कर सकते हैं, तो हमें क्या मिला था? मास ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई स्क्वायर एंड रिलैक्सेशन टाइम टाउ। ओके, इस टाउ की वैल्यू को अगर मैं यहाँ पे रख देता हूँ तो हमें रेजिस्टिविटी की वैल्यू रखने पर जो रेजिस्टेंस मिलेगा, तो हमें रेजिस्टेंस का जो आपने मॉडिफाइड ओम्स लॉ के अंदर आपने देखा है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमें? दैट इज m अपॉन n ई स्क्वायर टाउ l बाय a। ओके, तो ये हमारे पास आ जाता है नया मॉडिफाइड लॉ। दोनों टर्म्स में अगर हम बात करते हैं, या तो आप रेजिस्टिविटी के टर्म्स में भी आप देख लीजिए या रेजिस्टेंस के टर्म्स में देख लीजिए। अब मेन यहाँ पे हमारे पास क्या कंसिडरेशन आता है? अभी डिपेंड किन पे करता है। अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करता हूँ या रेजिस्टिविटी, दोनों के टर्म्स में अगर हम लोग यहाँ बात करते हैं, तो अगर देखा जाए तो ये डिपेंड करता होगा, क्या मास चेंज होता होगा उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन्स का? नहीं। क्या कंडक्टर की लेंथ चेंज होती है? नहीं। एरिया चेंज होता है? नहीं। हाँ, शुरुआत करने से पहले हम अपनी कंसर्न, हमारी ज़रूरत के हिसाब से हम लेंथ ले सकते हैं, एरिया ले सकते हैं, ठीक है, दोनों चीज़ें। बट एक बार लेने के बाद तो हमारे पास रेजिस्टेंस फिक्स हो जाना चाहिए। बट जैसे जैसे अब हम यहाँ जो उसके फैक्टर्स पढ़ने वाले हैं वो इस पे टेम्परेचर डिपेंडेंट पे आ रहे हैं, और वो किस फैक्टर्स को इफेक्ट करता है, यानी कि डे टाइम में जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा तब हमारे पास क्या चेंज आएगा, हमें वो पता लगाना है। ठीक है, क्योंकि मटेरियल में अब क्या चेंजेस आ सकते हैं इंटरनली, अगर हम लोग उसको मैक्रोस्कोपिक के टर्म्स में देखने जाते हैं तो हम देखेंगे। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी चेंज नहीं होगा। चेंज क्या होंगे यहाँ पे? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड रिलैक्सेशन टाइम। और इन्हीं दो फैक्टर्स पे मेरे पास रेजिस्टिविटी भी डिपेंड करेगी एन पे और टाउ। तो ये यानी कि ये हमारे पास आ जाता है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ओके, और ये हमारे पास आ जाता है रिलैक्सेशन टाइम। ओके, ये इक्वेशंस हमने देख चुके हैं। अब हम इसको टेम्परेचर के टर्म्स में डिवाइड करेंगे और इसको लर्न करेंगे कि क्यों, किस लिए ऐसा होता है। तो चलिए दोनों को बाइफरगेट करते हैं और यहाँ लिखना शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स का क्या इफेक्ट आता है। ओके, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के लिए सेम इक्वेशन है, इसको थोड़ा स्क्रॉल कर लेते हैं। तो अब हमारे पास यहाँ पे आता है इलेक्ट्रॉन्स के रिगार्डिंग। अब क्या इफेक्ट्स होता है इलेक्ट्रॉन्स में, अब वो देखते हैं यहाँ पे। जैसे टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन्स अपना बॉन्ड्स ब्रेक करना शुरू करते हैं। ठीक है, ये मेरे पास ऑलरेडी मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स के अलावा जिन्होंने अपना बॉन्ड ब्रेक किया, वहां पे एक इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा आ गया। ठीक है, तो जैसे जैसे हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज करता है, ओके, तो मेरे पास जो उनके बॉन्ड्स होते हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के अलावा जो हमारे आउटर शेल्स में होते हैं, वो भी बढ़ने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो एक्स्ट्रा जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इंक्रीज होंगे। सेम वे अगर मैं यही कॉन्सेप्ट अब यहाँ पे लगाता हूँ रिलैक्सेशन टाइम के लिए, रिलैक्सेशन टाइम टाउ। अब रिलैक्सेशन टाइम क्या था, अब उसको भी कंसिडर करते हैं फटाफट। रिलैक्सेशन टाइम आता है द टाइम बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन्स, यानी कि मेरा एक इलेक्ट्रॉन गया, थर्मल एनर्जी मैंने प्रोवाइड किया, यानी कि टेम्परेचर प्रोवाइड किया,
और वो सामने दूसरे इलेक्ट्रॉन से कोलिजन किया और इधर चला गया, फिर कहीं और से किसी ने कोलिजन किया, इधर चला गया। तो ये मेरे इलेक्ट्रॉन ने पाथ ट्रेस किया। तो जैसे जैसे मेरे पास यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो मेरे पास यहाँ पे एक एक्स्ट्रा हो गया था, इस साइड में देखिए यहाँ पे भी अब एक एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो यानी कि एक कोलिजन और बढ़ गया उसी टाइम में, क्योंकि वहाँ पे भीड़ हो जाएगी, अब एक्स्ट्रा हो गए। तो रिलैक्सेशन टाइम मेरे पास डिक्रीज होगा। ठीक है, ये एरो डाउनवर्ड्स क्या शो कर रहा है, डिक्रीज होगा। कब डिक्रीज होगा, जब मेरे पास टेम्परेचर इंक्रीज होगा। ओके, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस द रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेस, क्योंकि सक्सेसिव कोलिजन रैंडम होने मींस फास्ट हो जाएंगे। या कई सारी रेफरेंस बुक्स में आप लोग देखिएगा, रिलैक्सेशन टाइम को समझाने से पहले वो ये बोलेंगे जो मॉलिक्यूल एटम्स हैं या इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपनी जगह पे वाइब्रेट करना शुरू करेंगे। वाइब्रेशन का मीनिंग वही आएगा, अप एंड डाउन कर रहे हैं या फॉरवर्ड बैकवर्ड किसी भी डायरेक्शन में अपने आप को वाइब्रेट करेंगे तो कोलिजन्स बढ़ जाएगा। तो इन शॉर्ट रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा। तो अब ये दोनों के दोनों इसमें आते हैं। तो अब समझने वाली बात ये है कि यहाँ पे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एन भी इसमें डिपेंड कर रहा है इस इक्वेशन में, और ये रिलैक्सेशन टाउ भी डिपेंड कर रहा है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, एन बढ़ेगा, तो यानी कि एन बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होना चाहिए। दूसरी चीज, अगर रिलैक्सेशन टाइम अगर मेरा कम होता है तो रेजिस्टेंस बढ़ना चाहिए। तो इन दोनों में से एक्चुअली वो किस पर डिपेंड करेगा, क्या ये दोनों का मैं एवरेज निकालूंगा कौन सा ज़्यादा है कौन सा कम है, या हम उसके बिहेवियर को देखेंगे। तो यस, हम वहाँ पे उसके बिहेवियर को देखेंगे और आपको बाद में समझ में आएगा जैसे हम आगे बढ़ते हैं कि इसका प्रैक्टिकली उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और उसके बेसिस पे हमने ये डिसाइड किया कि क्या होता है। अब क्या होता है, मेरा इसका कहने का मतलब क्या है, लेट्स सी। अगर मैं यहाँ पे मेटल्स लेता हूँ, मेटल्स अगर नहीं है तो कंडक्टर्स बोल सकते हैं। ओके, मेटल्स एंड और कंडक्टर्स, इनके भी रेजिस्टेंस क्या होता है, सिंपल से यहाँ पे इनकी रेजिस्टिविटी लो होती है, क्या हाई होता है, कंडक्टिविटी इनकी ज़्यादा होती है। तो इसी टर्म में मुझे अगर लिखना हो तो यहाँ पे रेजिस्टेंस मेरा लो होता है, क्योंकि तभी तो कंडक्टर कहलाएंगे। रेजिस्टेंस हाई हो गया तो फिर वो कंडक्टर नहीं होंगे, तब वो इंसुलेटर कंसिडर किए जाएंगे। और जो इनका कंडक्टेंस होता है जिसको हम जी से करते हैं वो बढ़ जाता है। तो आपको ये सारे नोटेशंस याद रहे, इसलिए बार बार हम इसको रिपीट करते रहते हैं। तो अब मेटल्स के अंदर हम लोग यहाँ पे एक बेसिक फैक्ट देखते हैं और फिर हम लोग ये जज करेंगे। क्या जज करने वाले हम लोग, यहाँ पे हमें ये जज करना पड़ेगा कि कौन से फैक्टर पे क्या डिपेंड कर रहा है इस फॉर्मूला में। क्या नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने से कुछ इफेक्ट आ रहा है या रिलैक्सेशन टाइम कम होने से इफेक्ट आ रहा है। तो उसको हम इन टर्म्स ऑफ मेटल्स कंडक्टर्स देख रहे हैं। ठीक है, तो आइए अब आगे देख लेते हैं इसको। अब मेटल्स के अंदर जो हमारे पास यहाँ बेसिक कॉन्सेप्ट रहेगा वो ये रहेगा, क्योंकि मेटल्स के अंदर हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी एम्पल अमाउंट में प्रेजेंट होते, पहले ही बहुत ज़्यादा होते। एग्जाम्पल के तौर पे बोलूँ तो 10⁻28 और 10⁻29 अप्रोक्स हमारे पास पर मीटर क्यूब फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो यहाँ मैं ऊपर सेंटेंस में लिख देता हूँ, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। बट किसके अंदर, कंडक्टर्स के अंदर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी उतने इलेक्ट्रॉन्स थे पहले से, ठीक है, बहुत ज़्यादा है, लाखों करोड़ों, यानी कि देखो यार इतने सारे जीरोज हैं 28, और अगर 5 जीरोज लेते हैं तो लाख होता है, फिर करोड़ 10 करोड़, यानी कि बहुत ज़्यादा है। अब उसके अंदर अब हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज करना शुरू किया, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो मेरे पास एक बढ़ गया, पर इतनी भीड़ के अंदर एक बढ़ेगा तो वो मेरे पास ज़्यादा इफेक्ट नहीं दिखाएगा। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि कंडक्टर है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी उसके पास बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तभी तो कंडक्टर कंसिडर किया जाएगा। बट व्हाट हैपन, जब टाइम बढ़ रहा है, एक तो वहाँ पे इतने सारे पहले से ही चार्जेस, हाँ कई सारे रेफरेंस में हम इसको सिंपल चार्जेस बोल देते हैं, ना कि वो इसको इलेक्ट्रॉन्स या होल्स बोले। होल भी हम आगे देखेंगे, सेमीकंडक्टर्स पढ़ेंगे तब। तो वापस यहाँ पे आते हैं, तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी यहाँ पे हैं, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये आपस में यहाँ पे रैंडमली कोलिजन करना शुरू करेंगे, ये यहाँ टकराया, यहाँ टकराया, यहाँ जहाँ कहीं भी पूरे इसमें घूमेगा। पहले ही यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी और ये आके इसने और बढ़ा दी, तो और कोलिजन हुआ,
तो इन शॉर्ट मेरे पास रिलैक्सेशन टाइम कम होता जाएगा जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा। यहाँ पे तो टेम्परेचर इंक्रीज में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने शुरू हुए, एन बढ़ना, बट वो नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू दिस, वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट में इंक्रीज हुआ, ठीक है, स्मॉल अमाउंट। बट वेयर एज जब भी टेम्परेचर बढ़ रहा है हमारे पास रिलैक्सेशन टाइम बहुत ही कम होता जा रहा है, वो बहुत जल्दी से गिरना शुरू हुआ क्योंकि कोलिजन्स मेरे पास उनका इंट्रैक्शन टू विद ईच अदर वो बढ़ जाएगा, तो मेरे पास रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा। तो इसको अगर मैं टेम्परेचर ना बोल के मैं इसको थर्मल एनर्जी भी बोल सकते हैं, ठीक है। टेम्परेचर इज नथिंग जिससे थर्मल एनर्जी। तो जैसे ही उनको थर्मल एनर्जी मिलती है वो एक्साइट होते हैं और रैंडमली बस पूछो मत, इतनी एनर्जी मिल गई, उनको डायरेक्शन नहीं पता बट कोलिजन स्टार्ट हो गया, खच 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 खच। जैसे ही हम एक्सटर्नल उनको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो भी फ्लो करना शुरू करते हैं, बट जो ईमानदारी से बच्चा काम करना चाहता है, जो इलेक्ट्रॉन जाना चाहता है, उसके बजाय जो एक एक्स्ट्रा एड ऑन हुआ है वो उसको कोलिजन कर करके इधर किया उधर किया, वहां पहुंचने में उसको ज़्यादा टाइम ले लेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग रेजिस्टेंस का इंक्रीज बोलते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि रेजिस्टेंस कब बढ़ना चाहिए। तो कंडक्टर्स के अंदर मेरे पास टेम्परेचर इंक्रीज होने पर रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा। रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा क्योंकि तुम्हें पता ही है रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ, ठीक है। आपको सिर्फ इतना ही लिख के दिखाते, कंफ्यूजन के लिए वो एन नहीं लिखते, बट हमें उसके ऊपर भी तो ध्यान तो देना पड़ेगा ना, क्यों और कैसे कब, क्योंकि उसका रूल हम आगे देखेंगे कि उसका रोल फिर वो प्ले करेगा, उसका भी इंपॉर्टेंस आएगा। तो जैसे जैसे रिलैक्सेशन टाइम कम होगा मेरे पास रेजिस्टेंस बढ़ेगा, या रिलैक्सेशन टाइम कम होगा रेजिस्टिविटी भी बढ़ेगी, ये भी बोल सकते हैं क्योंकि हमने रेजिस्टिविटी का भी ऊपर फॉर्मूला देखा, दैट इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस टाउ, ठीक है, रिलैक्सेशन टाइम। तो आई होप आपको पहले ये पता चला होगा। अब हम लोग आगे इसी को देख लेते हैं, ये तो बात हो गई हमारे पास मेटल्स की, ठीक है। अगर अब हम लोग यहाँ पे इसको कंसिडर करते हैं, अब हम लोग यहाँ मान के चलते हैं सेमीकंडक्टर, ओके। ना इसको स्क्रॉल कर लेते हैं हमारे ग्राफ। सेमीकंडक्टर्स के अंदर अब क्या होना चाहिए, लेट्स सी टू दिस, ओके। तो सेमीकंडक्टर्स के अंदर सबसे पहले हमारे पास दो टाइप के मटेरियल्स होते हैं, पहले उसको देख लेते हैं। ये चैप्टर 14 भी है आप लोगों का सीबीएसई में, आप उसको पढ़ेंगे आगे, बट तब के लिए यहाँ पे देखते हैं। तो अब हमारे पास दो टाइप के मटेरियल होते हैं, एक होते हैं एन टाइप जिसमें हमारे पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और एक होता है पी टाइप, ठीक है। पी टाइप में हमारे पास होल्स यानी कि पॉजिटिव ज़्यादा होते हैं, होल्स यानी कि पॉजिटिव, यानी कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम आगे पढ़ेंगे ट्राइवैलेंट पेंटावैलेंट कंसिडर किया जाता है क्योंकि इनके नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से उनको नाम दिया गया है। तो आप इनको देखेंगे, तो अभी हम बेसिक के लिए हम ये मान के चलते हैं एन टाइप एक इलेक्ट्रॉन या एक होल किसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है उस पर डिपेंड किया जाता है। और सेमीकंडक्टर्स के एक्चुअल में इनको स्मार्ट डिवाइसेस बोला जाता है क्योंकि इसी के हिसाब से तो ये कंट्रोल करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। और एक दूसरे को अगर ये कंट्रोल करेंगे तो हमें ये पता चलेगा, स्मार्ट डिवाइसेस हमारे कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो भी है, मोबाइल फ़ोन, गैजेट्स सब बनाए जाते हैं। तो अब हम यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन को मान के चलते हैं तो वो ऑलरेडी लिमिटेड अमाउंट में रहते हैं क्योंकि जिस हिसाब से हमने उसके अंदर डूप यानी कि मिक्स किया होता है इम्प्योरिटीज़ को, तो उतना एक दो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, ज़्यादा एक्सेस में नहीं होते। बट जैसे ही हम लोग यहाँ पे अब इसको कनेक्ट करते हैं या थर्मल एनर्जी देते हैं या टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो सेमीकंडक्टर्स के अंदर हमारे पास वो आने शुरू हो जाते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी इतने लेस थे, अगर ये सेम प्रपोर्शन में भी आते तो इनकी तो क्वांटिटी डबल हो गई क्योंकि पहले ही कम थे। तो टेम्परेचर देने पर यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट कंसिडर किया जाता है वो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग यहाँ पे कंसिडर ज़्यादा करेंगे, जो कि अब आप समझ गए होंगे कि मैं नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे क्यों एम्फेसाइज कर रहा हूँ। सेमीकंडक्टर्स में मैं एन टाइप लूँ या पी टाइप, होल्स ले लेंगे तो यहाँ पे सर्कल्स बना लेंगे, तो वहाँ पे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पहले ही कम होते हैं, और जैसे ही थर्मल देते हैं तो मेरे पास नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एन बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो इन सेमीकंडक्टर्स ये थोड़ा उल्टा रोल प्ले करता है,
उल्टा रोल प्ले करने का मतलब R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ, ठीक है। बट यहाँ पे इंस्टेड ऑफ टाउ उसके साथ हमारे पास n भी रहता है, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते हैं। तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसका, क्योंकि ये कोलिजन टाइम में ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा क्योंकि पहले भी कोलाइड कर रहे थे, थर्मल में उनको एक्सेलरेशन मिला, बट वो अब एक दो कोलिजन ज्यादा होगा, बट वो कंटिन्यूस नंबर ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि उनको जितनी रिक्वायरमेंट उतने बंदे ज्यादा मिल गए, तो वो करंट फ्लो कर रहे हैं। अब हद से ज्यादा बंदे दे देंगे तो भीड़ करेंगे, क्योंकि कुछ अमाउंट के तो हमें चाहिए होता है ना काम करने के लिए। तो इसीलिए यहाँ पे जो हमारे पास मेन हाईलाइट टर्म कंसीडर किया जाएगा वो एन होगा। तो अगर मेरे पास एन इंक्रीज हुआ तो आर डिक्रीज होगा, यहाँ पे हम इसको निगलेक्ट करेंगे। तो सेमीकंडक्टर्स के अंदर हमारे पास रेजिस्टेंस कम होता है टेम्परेचर इंक्रीज होने पर, ओके। तो ये टेम्परेचर यानी कि थर्मल एनर्जी पे, तो इससे हम लोग यहाँ पे ध्यान देते हैं। तो इन दोनों का होप आप लोगों को डिफरेंस पता चला होगा, सेमीकंडक्टर्स का और कंडक्टर्स का। अगर हम लोग कंडक्टर्स के रिगार्डिंग अगर यहाँ पे उनका ग्राफ बना के देखना चाहें तो ग्राफ भी हम लोग यहाँ देख सकते हैं। ग्राफ कैसे हम लोग यहाँ पे देखिए, मैं आपको अभी यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। पहले एक बड़ी डार्क ले लेता है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे सेमीकंडक्टर्स के रिगार्डिंग अगर मैं ओम्स लॉ को यहाँ पे जस्टिफाई करना चाहूँ या उसको शो करना चाहूँ तो कैसे शो करेंगे, लेट्स सी। क्योंकि मैं एक तरफ तो यहाँ पे क्या लगाऊंगा, टेम्परेचर, और एक तरफ हमें चाहिए रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, क्योंकि दोनों डिपेंडेंट है। तो जैसे जैसे हमारे पास टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा तो ग्राफ में क्या चेंज आएगा, लेट्स सी। तो ग्राफ हमारे पास ऐसे पहले लीनियर और फिर ये ऊपर की तरफ जाना शुरू होगा, क्योंकि मेरे पास टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टिविटी बढ़नी शुरू हो जाएगी। बट हर एक मेटल के लिए ऐसा हो जरूरी नहीं है, किसी में ये यहाँ तक फॉलो करेगा उसके बाद ये थोड़ा स्ट्रेट भी जा सकता है। तो ये मेटल टू मेटल डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये शो करता है कि कितना कंसिस्टेंट वो है और कितना कंसिस्टेंट रह सकता है। और एक्सपोनेंशियल भी इंक्रीज हो सकता है कि टेम्परेचर बढ़ने पर मेरे पास ये एट अ सडन मेरा टच कर जाए या ऊपर रेजिस्टेंस बढ़ जाए। तो उस हिसाब से हमारे पास इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी किया जाता है मेटल्स में भी। तो जैसे कि जनरली आप देखेंगे तो ये जो ग्रीन लाइन मैंने ड्रॉ की है ये कॉपर वाले की, आपको कॉपर मेटल की दिखाई देगी, कई सारे उसमें ड्रॉ किया हुआ, ओके। और उसी के अगर जगह मैं एलॉयज को लेता हूँ, मिक्सचर करता हूँ, उनके अंदर शायद हमें, शायद नहीं पक्का, उनके अंदर हमें स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग एक अलग कलर चूज कर लेते हैं, वाइट ले लेते हैं। तो ये जो आता है निक्रोम के लिए, यानी कि ऑलरेडी कुछ रजिस्टिविटी है और वो भी बढ़ रही है, बट वो इसके कंपैरिजन में, यानी कि यहाँ से यहाँ तक में ये थोड़ा सा ही बढ़ा, और ये जो बढ़ा मेरे पास ये कुछ लार्ज अमाउंट में चेंज हुआ। तो एलॉयज में हमारे पास कम चेंज आता है एज कम्पेयर टू मेटल्स, ठीक है, क्योंकि वो डिपेंड कर रहे होते हैं हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कोलिजन्स के ऊपर, रिलैक्सेशन टाइम में, ठीक है। तो ये हमारे पास डिफरेंस। अभी तक हमने अपना मेन टॉपिक स्टार्ट नहीं किया, टेम्परेचर डिपेंडेंस, उसके लिए हम लोग अभी फॉर्मूला प्रूव करेंगे। बट हमारे पास पहले बेसिक पता तो होना चाहिए कर क्यों रहे हैं, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं। तो मेरे पास जो टेम्परेचर था रूम टेम्परेचर, वो टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, वो धीमे धीमे इंक्रीज हुआ, तो उसको हम dt बोल देते हैं कि इतने अमाउंट में बढ़ गया। टेम्परेचर बढ़ता है तो जो मेरा इनिशियल रेजिस्टेंस है वो भी तो मेरा कुछ इंक्रीज होगा, इनिशियल जीरो, तो वो भी मेरा डी आर के टर्म में चेंज हो रहा है। तो यानी कि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है और ये इसके हिसाब से जाएगा। अब एक बेस्ट थिंग, ये फॉर्मूला में प्लस लगाने का क्या है सर, सेमीकंडक्टर के लिए क्या करेंगे, सेमीकंडक्टर में अच्छा है ना, टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारे पास रेजिस्टेंस कम होगा, तो यहाँ पे माइनस आर या जो भी हमारे पास रेजिस्टेंस अमाउंट में कम होता है तो वो इसमें से माइनस कर सकते हैं। बट अगर मैं यहाँ माइनस लगा दूँ तो ये जनरलाइज फार्मूला नहीं होगा, फिर वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। दैट्स वाई हम लोग इसको डी आर रखते हैं, क्योंकि कई बच्चे डाउट पूछते हैं कि सर यहाँ पे हम उसके लिए फिर माइनस साइन करेंगे, नहीं माइनस साइन नहीं करेंगे, रेजिस्टिविटी कम होती है तो हम इसी में से ही चेंज करेंगे। तो अब हमारे पास डी आर, ये जो चेंज हो रहा है ये दो टर्म पे डिपेंड करेगा, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो रेजिस्टेंस जो चेंज होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन टेम्परेचर, यस। साथ में ये भी डिपेंड करेगा कि वो रेजिस्टेंस की एक्चुअल में इनिशियल वैल्यू कितनी थी, ठीक है। इनिशियल वैल्यू के लिए हम लोग यहाँ पे इसको आर नोट करेंगे 1 मिनट। तो ये हमारे पास आ गया इनिशियल रेजिस्टेंस आर 0,
तो ये दो इक्वेशंस को अगर मैं मर्ज करता हूँ तो मुझे क्या मिले, ये समझ में आया ना आपको, क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ा तो टेम्परेचर भी, मतलब रेजिस्टेंस चेंज हुआ तो टेम्परेचर भी चेंज हुआ, रेजिस्टेंस चेंज हुआ तो इनिशियल जो रेजिस्टेंस था वो भी चेंज होने वाला है, बढ़ने वाला है। ये भी ध्यान रखिएगा, इनिशियल रेजिस्टेंस अगर ऑलरेडी हाई है तो वो और हाई हो जाएगा, ठीक है, लो है तो थोड़ा सा ही और बढ़ेगा, तो उनके रेशो। तो इन दोनों को अगर मैं कंबाइन करता हूँ तो मुझे क्या फॉर्मूला मिलेगा, दैट इज डी आर इज प्रोपोर्शनल टू, अब हम लोग यहाँ पे रख देते हैं दैट इज आर नॉट डी टी। अब मेन यहाँ पे अब एक नया करेक्टर का एंट्री करते हैं हम लोग, डी आर इक्वल्स टू आर नॉट डी टी, और ये थोड़ा डार्क कलर ले लेते हैं और इसको बोलेंगे हम, एक मिनट ये डार्क नहीं हो रहा, इसको थोड़ा, यस। तो इसको अब हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे बताइए, ये आता है कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक है, टेम्परेचर कोफिशिएंट, ओके। तो अब टेम्परेचर कोफिशिएंट, अगर मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस आर शो कर रहा हूं तो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस लिखिए आप लोग। आप लोगों को आगे समझ में आएगा मैं क्यों रेजिस्टेंस के ऊपर एम्फेसाइज किया है, क्यों मैं यहाँ रेजिस्टिविटी, क्योंकि फॉर्मूला चेंज होगा, क्योंकि हमें ये ऑलरेडी पता है दैट इज आर इक्वल्स टू रो एल बाई ए। तो मैं ये प्रोपोर्शनलिटी है, इसको रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी के टर्म्स में भी हम लोग यहाँ पे इसको चेंज करेंगे आगे। तो ये दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो ये फॉर्मूला समझ में आया, पहले तो इनिशियल आप इजी फार्मूला को समझिए, इजी फार्मूला हो गया। अब ये फार्मूला को एक्चुअल में अब हमें जो सिखाया जाता है, अब हम उसके ऊपर आते हैं, इस फार्मूला को इंटीग्रेट कर रहे होते हैं वो। अगर इस फार्मूला को अगर आपको इंटीग्रेट करना है तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, यस, तो पहले मैं लिख लेता हूँ फिर इंटीग्रेट कर लेते हैं सेम इक्वेशन को पहले, डी आर इक्वल्स टू अल्फा, यानी कि टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, इनिशियल रेजिस्टेंस एंड चेंज इन टेम्परेचर। मैंने यहाँ पे टी स्मॉल लिखा है, इसको कैपिटल कीजिएगा, माय मिस्टेक, क्योंकि ऊपर कैपिटल रखा है, ऐसी कोई गलती नहीं, अगर आप नोटेशन स्मॉल से शुरू करते हैं पूरी इक्वेशन में स्मॉल रखिए, कोई इशू नहीं। अब हम लोग यहाँ मान के चलते हैं कि रेजिस्टेंस चेंज होगा तो कहाँ से कहाँ होगा, इनिशियल रेजिस्टेंस से लेके ये फाइनल रेजिस्टेंस तक गया आर एफ। यहाँ पे देखो क्या चेंज हो रहा है, इंटीग्रेट कर रहे हैं टेम्परेचर के साथ, तो इसको भी टेम्परेचर के साथ करेंगे। तो यानी कि मैं टी इनिशियल से टी फाइनल तक गए, नोटेशंस हर जगह अलग अलग यूज किए जा सकते हैं, सिंपल आर नॉट से आर, टी आई से टी, सिंपल टी, ऐसा भी मिलेगा, बट हम कंफ्यूज कम हो इसलिए रखते हैं। अब इंटीग्रेशन का इसका तो रूल तो पता ही है कि डी आर की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, डी आर यानी कि सिंपल आर, उसमें लिमिट लग जाएगी, नीचे हमारे पास ये लोअर और ये हायर, ठीक है, इनिशियल आर नॉट, क्योंकि हम आर नॉट लेके चल रहे हैं तो आर नॉट मान लेते हैं। और इसमें अब कई बार हमें बोला जाता है, तो उसको मैं पहले बीच में रखता हूँ, उसको इरेज कर लेंगे, नो इशू। किसके ऊपर रोना धोना होता है, देखो ये कांस्टेंट है, इनिशियल रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, वो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है, क्या अल्फा भी कांस्टेंट है? वैसे मोस्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी हम लोग टेम्परेचर कोफिशिएंट को कांस्टेंट मानते हैं, बट जब कभी भी आपको एग्जाम में न्यूमेरिकल में टेम्परेचर कोफिशिएंट को डिपेंडेंट बना देते हैं टेम्परेचर पे, दैट इट विल डिपेंड्स ऑन 4t, आप 11th में पढ़ चुके हो, ठीक है, इंटीग्रेशन, तो ये फिर बाहर नहीं निकलेगा, इसको हम कांस्टेंट नहीं लेंगे, तब हम इसके साथ ही इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो आप ये ध्यान रखिएगा उसकी वैल्यू दी क्या है, जो वैल्यू दी होती है हम उसी के हिसाब से उसमें चेंजेस करते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पे चेंज के हिसाब से अब क्या आ जाएगा, मैं क्या बाहर ले लूंगा, मैंने अल्फा बाहर ले लिया, यानी कि टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, इनिशियल रेजिस्टेंस। अब जो यहाँ पे आता है डी टी का क्या आएगा, सिंपल टी, और उसकी जगह पे वैल्यू क्या रखेंगे, टी आई से टी एफ, इनिशियल से फाइनल, ये आई है, ठीक है। लेट्स स्क्रॉल इट, अब आगे कर लेते हैं। तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे रख देता हूँ, दैट इज आर एफ माइनस आर नॉट इक्वल्स टू, यहाँ पे हम लोग रखते हैं आर नॉट अल्फा, ठीक है, और यहाँ हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, हायर ऑर्डर माइनस लोअर ऑर्डर, जैसे मैंने इसमें किया सेम थिंग,
तो टी एफ माइनस टी इनिशियल आई। ओके, इसको हम डेल्टा टी और इसको हम डेल्टा आर भी बोल सकते हैं। इसका भी हम लोग यहाँ से दो बाइफर्केशन रखेंगे। पहले तो हम अपनी जो कंटिन्यूटी में रखते हैं वो, और उसके बाद यहाँ पे इसको बाद में आएंगे, तो पहले इसके लिए एक स्पेस रख देते हैं कि हम इसमें थोड़ा सा चेंज करके यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है, इसको भी देखेंगे कि क्या कर सकते हैं हम आगे, तो उसी के हिसाब से हम उसकी वैल्यूज को रखेंगे। इसकी यूनिट क्या होती है आप आगे खुद ही देखेंगे, जो कि हमारे पास ऐसा यूनिट मैं लिख देता हूँ, शायद किसी को दिमाग में आ रही हो, क्योंकि मैं शायद आगे भूल जाऊँ, ऐसा नहीं है, बट फिर भी ऐसा यूनिट अगर हमें रखना है तो सेल्सियस इनवर्स, ठीक है, टेम्परेचर के उसमें रहेगा, इनवर्स कंसीडर किया जाता है। तो पहले हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। तो मैं ये आर फाइनल, मोस्ट ऑफ देखिएगा एनसीईआरटी में यहाँ पे आर 100 भी लिखा होता है, यानी कि रेजिस्टेंस एट 100 टेम्परेचर, रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री टेम्परेचर, तो वो भी सिग्निफाई करते हैं अपने आप को फाइनल, यानी कि जिस टाइम पे, पर जरूरी थोड़ी हर बार जीरो ही हो, तो इसलिए हम इनिशियल और फाइनल आई भी लिख सकते हैं। तो ये सामने जाएगा तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस वाला है, तो माइनस सामने साइड चेंज करेंगे तो प्लस, तो आर नॉट प्लस आर नॉट अल्फा, और ये हमारे पास फाइनल माइनस इनिशियल, तो आर एफ फाइनल रेजिस्टेंस, आर नॉट कॉमन ले लेते हैं, इसको हम लोग रखते हैं 1 प्लस यह टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, और यहाँ पे हम इसको टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, ब्रैकेट्स में मैंने दोनों में चेंज किया है, ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमारे पास आ जाता है। ओके, तो जैसा मैंने पहले बोला था कि ओके, तो इसकी रजिस्टिविटी में क्या चेंज आएगा, रजिस्टिविटी में भी तो रखना है, क्योंकि रेजिस्टेंस के साथ साथ हमें कभी कभी यही इक्वेशंस को रजिस्टिविटी में भी लिख देते हैं, तो उसको मैं अलग इंक से लिख देता हूँ। अगर उन्होंने रजिस्टिविटी के टर्म में पूछा तो आप रो लिखिएगा, रो। ओके, तो रो यानी कि फाइनल रजिस्टिविटी, इनिशियल रजिस्टिविटी, और यहाँ पे 1 प्लस अल्फा चेंज इन टेम्परेचर, और ये इनिशियल टेम्परेचर यानी कि टी एफ माइनस टी आई, ये। ओके, आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा कि हम इसको रजिस्टिविटी के लिए हम इस पूरे प्रोसेस को दोबारा नहीं दोहराएंगे, सिंपल एफ की आर की जगह पे हमने रजिस्टिविटी रख दिया, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी में ही है, हमें खुद ही पता है, प्रोपोर्शनल टू रजिस्टिविटी, ठीक है, एल बाई ए हमने रखा हुआ है, प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट ही हम लोग निकालते हैं। अब यहाँ पे आते हैं, जिसके लिए मैं भूलों से पहले इसको मैं लिखना चाहूँ तो डेल्टा टी लिख सकता हूँ, इसको मैं लिखना चाहूँ तो डेल्टा आर लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे उसके सिर्फ प्रेजेंटेशन चेंज करना हो तो करते हैं एक बार के लिए, कि डेल्टा आर इक्वल्स टू आर नॉट अल्फा डेल्टा टी। अब ये अल्फा यानी कि टेम्परेचर कोफिशिएंट, यहाँ पे टेम्परेचर कोफिशिएंट, हाँ देखो याद आया, यहाँ पे अगर कोई इसको नाम लिखने के लिए बोलता है तो हम यहाँ पे बोलेंगे टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, ठीक है, ये चेंज थोड़ा सा लिखते टाइम ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे अगर मैं सब्जेक्ट बनाता हूँ तो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस मेरे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा आर, ये इसके बॉटम में आ जाएगा, दैट इज आर नॉट एंड चेंज इन टेम्परेचर। और आपके एनसीईआरटी के जो टेक्स्ट बुक में ऐसा लिखा हुआ है, आर की जगह पे उन्होंने रख दिया होगा आर 100 माइनस आर नॉट, तो उसकी जगह पे आर एफ, यानी कि इसको सब्जेक्ट बना रहा हूँ मैं, अलग कलर से इसको सर्कल कर देता हूँ मैं। अब यहाँ पे इसको देखिए सर्कल कर रहा हूँ शायद, क्योंकि पॉइंटर नहीं है ना मेरे पास, तो ये देखिए ये सर्कल होगा, तो इसकी जगह पे हमारे पास ये यहाँ पे इसको सब्जेक्ट बनाया तो ये नीचे आ जाएगा, तो ये माइनस है, यहाँ पे ये माइनस है, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या कंसिडर किया जाएगा, आर एफ माइनस आर नॉट, और नीचे हमारे पास आ जाएगा इनिशियल रेजिस्टेंस एंड चेंज इन टेम्परेचर। ये देखने में बड़ा लगता है और ये थोड़ा छोटा दिखता है, तो ये मेरा चेंज करने का, क्योंकि अब आर से रेजिस्टेंस कट हो जाएगा, तो अब आपके ये जो ऐसा यूनिट आती है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो रेजिस्टेंस यानी कि इसकी अगर मैं ऐसा यूनिट निकालना चाहूँ ओम, रेजिस्टेंस तो चेंज वही होगा, ओम में से ओम ही माइनस होगा, कुछ और नहीं आएगा, ठीक है, 2 ओम्स माइनस 1 ओम, 5 ओम माइनस 1 ओम, जो भी रखना है, 1000 माइनस 99 ओम अपॉन इनिशियल जो भी दिया है, फिर
हमारे पास जनरली इसको सेल्सियस में लिया जाता है, केल्विन भी रखिए बट ये सेल्सियस में कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो गया और ये हमारे पास ऐसा यूनिट आ गई। तो देखिए आपको ये समझ में आया होगा, इतनी बड़ी चीज़ तो है नहीं। ठीक है, ये हमारे पास कंसिडर आ गया। तो चलिए एक बार इसको फटाफट रिवाइज कर लेते हैं और यहाँ पे हम इसको, तो आज हमने यहाँ पे देखा कि टेम्परेचर डिपेंडेंस कैसे होता है ऑफ रेजिस्टिविटी। ओके, उसमें कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है हमने वो भी चेक कर लिया। दैट इज दो मेन फैक्टर्स होते हैं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड रिलैक्सेशन टाइम। और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर्स में इतना एक्टिव रोल प्ले नहीं करते हैं जितना रिलैक्सेशन टाइम टाउ प्ले करता है। सेमीकंडक्टर्स में हमारे पास नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो जिससे रेजिस्टेंस कम हो जाता है। ओके, यहाँ पे एक चीज़ और हम लोग यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं, क्योंकि हमने यहाँ ग्राफ नहीं बनाया तो ग्राफ बना लेते हैं इसका भी। तो हम ग्राफ अगर बनाना चाहें टेम्परेचर वर्सेस रेजिस्टिविटी, अगर मैं ये ग्राफ बनाता हूँ यहाँ पे, तो इसका जो ग्राफ बनेगा ना वैसे बनेगा। ठीक है, इनिशियल जीरो। तो ये रेजिस्टिविटी पहले बहुत ज़्यादा होती है, टेम्परेचर कम होता है, बट रेजिस्टिविटी बहुत कम हो गई होती है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है। ओके, तो अब तो आपको पता चली गया होगा टी फाइनल, टी इनिशियल, जो भी हमारे पास चेंज आता है, क्योंकि पढ़ चुके हैं। तो ये ग्राफ से भी अगर कोई पूछे तो हम ये पता लगा सकते हैं सेमीकंडक्टर बिहेवियर शो कर रहा है तो ये सेमीकंडक्टर ही होगा। बाकी मेटल्स में रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर ऐसा ग्राफ नहीं बनेगा। बाद में जो हमारा मीन था हमने वो प्रूव किया। ओके, तो ये हमारा फॉर्मूला आ जाता है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। और ये हमारे पास आता है, इसको हम लोग बोलेंगे टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस और टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। आई होप आपके सारे डाउट्स यहाँ क्लियर हुए होंगे एक दो के। थैंक यू।